नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लोकेश श्रीवास्तव। मैं एक कस्टम ब्रोकर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, मेंटर हूँ और पीएसपी एकेडमी का फाउंडिंग मेंबर हूँ। दोस्तों, कस्टम क्लियरेंस, कंसल्टेंसी, फ्रेट फॉरवर्डिंग मेरा प्रोफेशन है और पढ़ना पढ़ाना मेरी हॉबी है। कस्टम एग्जाम के प्रिपरेशन की जहां तक बात है, लास्ट 10 ईयर्स से हम कस्टम ब्रोकर एग्जाम, जी कार्ड एग्जाम के लिए एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं एंड वी हैव हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज इन आवर बॉक्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 2021 में हुए कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की। इस क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चंस थे। उन 150 क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कस करेंगे उनको और हम उनके चारों ऑप्शंस भी देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आपके जितने अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एकेडमी पीएसपी एकेडमी कस्टम ब्रोकर एग्जाम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है। नेक्स्ट बैच जो है वो 5 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट pspclasses.com पे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे जो मॉड्यूल्स हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो बेसिकली आपके 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये इस एग्जाम के पर्पज के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल है जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें लिमिटेड आपका टेक्स्ट होगा बट सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें कवर है। हमारे रिजल्ट्स हमें बेस्ट एकेडमी ऑल ओवर इंडिया बनाते हैं। हमारा कंटेंट इसे बेस्ट कंटेंट बनाता है। हम हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स की हम बात करें तो 2019 में 90% हमारा रिजल्ट था अगेंस्ट ऑल इंडिया 30%। जब टोटल ओवरऑल रिजल्ट 30% था तब हमारा रिजल्ट 90% था। जब ओवरऑल रिजल्ट 10% था पैन इंडिया, तब हमारा रिजल्ट 50% था। जब ओवरऑल रिजल्ट इन प्रीवियस एग्जाम 2021 रिटर्न एग्जाम 9% था, तब हमारा ओवरऑल रिजल्ट 32% था। और इंटरव्यू में भी out of 30 students we got 17 license and that is more than 55%। तो दोस्तों, हमारा रिजल्ट फॉर ईच एग्जाम बहुत अच्छा रहा है। जी कार्ड की हम बात करें तो आउट ऑफ 36 स्टूडेंट्स 33 वाज पास्ड। तो ये हमारा रिजल्ट है, इस पे आपको गौर करना चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इस एकेडमी की डिटेल्स, ज्वाइनिंग डिटेल्स, सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो सीरीज है क्वेश्चन पेपर्स की, ये 3 वीडियो की एक सीरीज होगी। फर्स्ट पार्ट में हम आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
सेकेंड पार्ट में अगेन 50 क्वेश्चंस एंड थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चंस अगेन। तो इस तरह से 3 वीडियोस में हम पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। The first question is, within how many days international transshipment should be effected after entry inward of importing ship? शिप इंपोर्ट होने की एंट्री इनवार्ड होने के बाद इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कितने दिन में हो जानी चाहिए? सेक्शन 48 जो कहता है कस्टम एक्ट का, वो कहता है कि आपके पास 30 डेज का टाइम होता है, आपको ट्रांसशिपमेंट करवाना है, आपको माल का क्लियरेंस करवाना है, जो भी आपको परफॉर्म करना है एक्शन, उसके लिए आपके पास 30 डेज का टाइम होता है। तो एज पर सेक्शन 48 इसका आंसर जो होगा वो होगा 30 डेज। ऑप्शंस आर ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 60 डेज, डी 90 डेज। योर करेक्ट ऑप्शन इज ए 30 डेज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, as per Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations 2018, where it is not possible to deliver the arrival manifest electronically, with whose approval the manifest can be submitted manually. SCMTR की बात करता है और मैनुअल मैनिफेस्टेशन की बात करता है। मैनुअली मैनिफेस्ट फाइल करने की परमिशन एज पर SCMTR, उसके लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ऑप्शंस देखते हैं। ए है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, बी एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम, सी जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, डी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम। योर करेक्ट आंसर इज ए कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, how much period the initial registration required for delivering arrival manifest and departure manifest is valid from the date of issue of such registration? जो फ्रेट फॉरवर्डर्स का, शिपिंग लाइंस का पहले भी SCMTR 2018 के पहले भी जो रजिस्ट्रेशन होता था वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता था। और अभी जब SCMTR एनफोर्समेंट में आया है तो अभी भी उसमें जो प्रोविजंस हैं वो कहते हैं कि 3 इयर्स तक ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। ऑप्शंस देखते हैं। ए 1 ईयर, बी 2 इयर्स, सी 4 इयर्स, डी 3 इयर्स। Your correct answer is D 3 years. Coming to question number 4, even a nil declaration has to be filed in case of certain category of cargo by the authorized sea carrier. Which of the following goods does not figure in this list? देखिए एक नील डिक्लेरेशन एक्चुअली में हजार्डोस गुड्स या प्रेशियस गुड्स, इनके लिए इनकी एक कैटेगरी बनाई हुई है SCMTR में। उनके लिए आप को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा वेदर यू आर दोज आइटम्स और नॉट। अगर आप वो आइटम्स ला रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करना है, नहीं भी ला रहे हैं तब भी आपको डिक्लेयर करना है। तो उन आइटम्स की लिस्ट SCMTR 2018 में दी हुई है। देखते हैं। आर्म्स एंड एमुनिशंस ए, बी डेंजरस ड्रग्स, सी गोल्ड, डी डायमंड्स। इसमें फर्स्ट 3 आर्म्स एंड एमुनिशंस, डेंजरस ड्रग्स एंड गोल्ड उस लिस्ट का पार्ट है, डायमंड्स उस लिस्ट का पार्ट नहीं है। योर करेक्ट आंसर इज डी डायमंड्स। फिफ्थ देखिए, टू विच कैटेगरी ऑफ गुड्स द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 रिगार्डिंग गुड्स इन ट्रांजिट अप्लाई? Which category of goods the provisions of Chapter 8 of the Customs Act 1962 regarding goods in transit apply? किन आइटम्स के लिए गुड्स इन ट्रांजिट के प्रोविजंस लागू होते हैं? किस कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए? देखिए ये क्वेश्चन जो है दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेक्शन 52 ऑफ कस्टम्स एक्ट। सेक्शन 52 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 डायरेक्टली रिलेट करता है और जो कहता है कि बैगेज, पोस्टल आर्टिकल्स एंड स्टोर्स पे ये
लागू नहीं होता। बैगेज, पोस्टल आर्टिकल्स एंड स्टोर्स पे ये लागू नहीं होता। कौन सा? चैप्टर 8 फॉर ट्रांजिट ऑफ गुड्स, गुड्स इन ट्रांजिट। और इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए बैगेज, बी गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट, सी स्टोर्स। इन तीनों पे लागू नहीं होता, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, नन ऑफ दीज। इनमें से किसी पे भी लागू नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू कैंसल ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 58A ऑफ स्पेसिफिक वेयर हाउस। स्पेसिफिक वेयर हाउस के लिए रेगुलेशंस बने हुए हैं और वेयर हाउसिंग के लिए प्रॉपर ऑफिसर जो है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है। ये बात करता है विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू कैंसल ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 58A ऑफ स्पेसिफिक वेयर हाउस। 58A स्पेसिफिक वेयर हाउस का लाइसेंस कैंसिल करने के पावर्स किसके पास है? ऑप्शंस देखते हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, बी एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम, सी डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड डी चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। जैसा मैंने बताया कि वेयर हाउसिंग से रिलेटेड प्रॉपर ऑफिसर जो है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है। तो करेक्ट आंसर इज ए, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। For how long the warehoused capital goods intended for use in any 100% export oriented undertaking remain in the warehouse? कितने समय तक ऐसा माल जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग में यूज के लिए हो और कैपिटल गुड्स हो वेयर हाउसिंग में रखा जा सकता है? उसके लिए प्रोविजन क्या है? क्या अगर कैपिटल गुड्स है तो तब तक रखा जा सकता है जब तक कि उसका क्लियरेंस ना हो जाए, और अगर रेवेन्यू गुड्स है और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का है तब भी वो तब तक रखा जा सकता है जब तक उसका क्लियरेंस ना हो जाए। दोनों ही केसेस में वेदर इट इज कैपिटल गुड्स और ए रेवेन्यू गुड्स तब तक रखा जा सकता है जब तक उसका क्लियरेंस ना हो जाए। ऑप्शंस देखते हैं। अप टू 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट इन वेयर हाउस, ये अप्लाई नहीं होता। अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट इन वेयर हाउस, ये भी अप्लाई नहीं होता। अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट इन वेयर हाउस, ये नॉर्मल गुड्स के लिए है। जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स नहीं है उनका माल 1 साल तक रखा जा सकता है, अप टू 1 ईयर वो कीप अप किया जा सकता है। एंड डी टिल द क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस। योर करेक्ट आंसर इज डी टिल द क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Which authority is empowered under the Customs Act 1962 to extend the initial warehousing period of goods? Initial warehousing period of goods को कौन बढ़ा सकता है? वो जो हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि नॉर्मल एंटिटी अपने माल को अप टू 1 ईयर वेयर हाउसिंग करवा सकती है। उसके बाद अगर उसको एक्सटेंशन लेना होता है तो वो कौन दे सकता है एक्सटेंशन, इसकी बात करता है। देखिए, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज। सेकंड, एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। थर्ड, जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम। डी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि वेयर हाउसिंग से संबंधित जितने भी पावर्स हैं वो आपके प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज ए, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 which authority can waive the interest of more than 2 crore payable on the warehoused goods? warehoused goods के संबंध में इंटरेस्ट अगर लगा हो आपके warehoused goods पे तो कौन उसको वेव ऑफ कर सकता है एज पर कस्टम एक्ट 1962? ऑप्शंस आर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। देखिए, इंटरेस्ट जहां भी वेव करने की बात आती है वहां
सीबीआईसी की बात होती है, बोर्ड की बात होती है। तो यहां भी जो बात है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की है। कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है कि वेयर हाउसिंग से संबंधित इंटरेस्ट जब भी वेव ऑफ किया जाएगा वो आपका बोर्ड करेगा। ऑप्शंस आर ए कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, बी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, सी चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड डी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। योर करेक्ट आंसर इज डी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय द ओनर ऑफ द वेयर हाउस विदाउट परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन के बिना ऑनर ऑफ द वेयर हाउस कौन सा एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता? पहला ए इंस्पेक्ट द गुड्स, अपना माल इंस्पेक्ट कर सकता है। बी शो द गुड्स फॉर सेल, माल दिखा सकता है सेलिंग के लिए। सी रिमूव द गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इंस्पेक्ट तो कर सकता है अपना माल, दूसरा बेचने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी दिखा सकता है, बट एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में माल ट्रांसफर जब करना होगा अंडर सेक्शन 67 तो उसको प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन की आवश्यकता होगी, उसको जरूरत होगी। तो योर करेक्ट आंसर इज सी, रिमूव द गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस। क्वेश्चन नंबर 11, who can permit to carry on any manufacturing process in the warehouse? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए परमिशन कौन देगा? ऑप्शंस आर कमिश्नर ऑफ कस्टम, बी एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम, सी जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड डी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम। वेयर हाउसिंग से संबंधित प्रॉपर ऑफिसर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है, इसलिए परमिशन कौन देगा? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, who has the power to exempt the imported materials used in the manufacturing process of goods and warehouse from whole or part of the excess rate of duty? किसको पावर है कि वो एक्सेस रेट ऑफ ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर सकता है इंपोर्टेड मटेरियल को? ऑप्शंस देखते हैं। ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, सी डी ज्यूरिडिक्शनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। देखिए कस्टम ड्यूटी या कोई भी ड्यूटी ऑफ एनी नेचर वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एग्जम्प्ट करती है, या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है एग्जम्प्ट करती है। विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ ना तो कोई ड्यूटी लगाई जा सकती है ना वसूल की जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही एग्जम्प्ट कर सकती है। देखिए आपके ऑप्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और ये जो है सेक्शन 66 ऑफ कस्टम एक्ट की बात करता है। Coming to question number 13, which of the following is not a prerequisite condition for removal of goods from warehouse for export as per section 69(1) of the Customs Act 1962? Custom Act 1962 के सेक्शन 69 मतलब एक्सपोर्ट फ्रॉम वेयरहाउस से बात करता है। उसके लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन कौन सी नहीं है? इज नॉट ए प्री रिक्विजिट कंडीशन। देखिए ये जरूर ध्यान दीजिएगा हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कि उसमें नॉट तो नहीं लगा हुआ, वो नेगेटिव बात करता है या पॉजिटिव बात करता है, और बेस्ड ऑन नॉट और नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस यू कैन डिसाइड योर ऑप्शंस। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा नॉट तो नहीं लगा हुआ, इसमें नॉट लगा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट कौन सी नहीं है देखते हैं। ए कहता है पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, बी कहता है पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स, सी कहता है पेमेंट ऑफ फाइन एंड पेनल्टीज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स,
डी कहता है एन ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स हैज बीन मेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। 69 का वन जो कहता है वो कहता है विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी आप वेयर हाउस्ड गुड्स को डायरेक्टली वेयर हाउस से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब उस केस में आपको अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है वो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फाइन पेनल्टीज अगर कोई लगे हुए हैं वो भी पेमेंट करने पड़ेंगे। और ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस बाय द प्रॉपर ऑफिसर जब लियो होगा तो वो ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस बाय द प्रॉपर ऑफिसर अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, which of the following cases is not included in goods improperly removed from warehouse as per section 72 of the Customs Act 1962? इनमें से कौन से केसेस सेक्शन 62 में जो डिफाइन किया हुआ है गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव्ड उसमें इंक्लूड नहीं है? warehouse goods removed from warehouse in contravention of section 17(1) of the Customs Act 1962 ये इंक्लूडेड है, ऑप्शन ए। बी देखिए, warehouse goods have not been removed from warehouse at the expiration of warehousing period ये भी इंक्लूडेड है, ऑप्शन बी। सी देखिए, goods in respect of which a bond has been executed and which have not been duly accounted for to the satisfaction of the proper officer ये ऑप्शन भी उसमें इंक्लूडेड है, सी। योर करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। सेक्शन 72 आप पढ़ लीजिएगा कस्टम एक्ट का, उसमें ये तीनों ऑप्शंस इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर रेगुलेशन 10 of the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations 2018 on which type of goods an authorized carrier can charge rent or demurrage? सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशंस 2018 के अनुसार इनमें से कौन सा ऐसा माल है जिसपे ऑथराइज्ड कैरियर डैमरेज चार्जेस और रेंट चार्ज कर सकता है? रेगुलेशन 10 का एल उसमें दिया हुआ है ये SCMTR के। इन केस ऑफ गुड्स डिटेन्ड गुड्स पे नहीं कर सकता है, लिखा हुआ है। सेकंड देखिए, इन केस ऑफ गुड्स सीज्ड गुड्स पे भी नहीं कर सकता है, ये भी लिखा हुआ है। सी देखिए, इन केस ऑफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड गुड्स पे भी नहीं कर सकता है, ये भी लिखा हुआ है। और डी देखिए, नन ऑफ दीज। योर करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। कब कर सकता है? जब 60 डेज से ज्यादा उसको डिटेन किए हुए टाइम हो गया हो, 60 डेज से ज्यादा सीज्ड किए हुए टाइम हो गया हो, तब आपका ऑथराइज्ड कैरियर रेंट या डैमरेज की डिमांड कर सकता है। 16 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न रिगार्डिंग रिसिप्ट, स्टोरेज, ऑपरेशंस and removal of goods in warehouse has to be filed by the licensee of the warehouse with the bond officer? बॉन्ड ऑफिसर के पास किस तरह का रिटर्न, रिसिप्ट, स्टोरेज और ऑपरेशंस के लिए लाइसेंसी को फाइल करना पड़ेगा? ऑप्शन ए डेली रिटर्न, ऑप्शन बी वीकली रिटर्न, ऑप्शन सी मंथली रिटर्न, ऑप्शन डी फोर्टनाइटली रिटर्न। वेयर हाउसिंग से संबंधित जो रूल्स हैं, वेयर हाउसिंग रूल्स, उनमें रूल्स में ये प्रोविजंस हैं कि मंथली रिटर्न लाइसेंसी को फाइल करना पड़ेगा। ऑप्शंस आर डेली, वीकली, मंथली एंड फोर्टनाइटली। ऑप्शन सी मंथली रिटर्न इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, for how much amount of solvency certificate from a scheduled bank an applicant has to submit for applying a license of public warehouse? पब्लिक वेयरहाउस के लाइसेंस के लिए कितनी राशि की
सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी। ऑप्शन ए सम ऑफ 50 लाख रुपीस, ऑप्शन बी ए सम ऑफ 1 करोड़ रुपीस, ऑप्शन सी ए सम ऑफ 2 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी ए सम ऑफ 5 करोड़ रुपीस। पब्लिक वेयर हाउस के लिए आपको जो सॉल्वेंसी देनी होती है ए सम ऑफ 2 करोड़ रुपीस की देनी होती है। तो योर करेक्ट आंसर इज सी ए सम ऑफ 2 करोड़ रुपीस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, फॉर हाउ मच पीरियड ए लाइसेंस ग्रांटेड टू ए पब्लिक वेयर हाउस रिमेन्स वैलिड। पब्लिक वेयर हाउस के लिए जो लाइसेंस मिलेगा कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहेगा? ऑप्शंस आर अनलेस इट इज कैंसल्ड, 3 years from the date of issue, 5 years from the date of issue, D 10 years from the date of issue। देखिए पब्लिक वेयर हाउस के लिए जो लाइसेंसिंग रेगुलेशंस हैं वो कहते हैं कि अनलेस इट इज कैंसल्ड इट विल बी रिमेन वैलिड। योर करेक्ट आंसर इज ए अनलेस इट इज कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement in respect of private warehouse is correct? प्राइवेट वेयरहाउस से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A license granted to a person cannot be transferred to another person. A license granted can be transferred to another person with the permission of the jurisdictional commissioner. C देखिए, a license granted can be transferred to another person with the permission of the jurisdictional principal commissioner. And D is a license granted can be transferred to another person with the permission of the jurisdictional chief commissioner. प्राइवेट वेयर हाउस का जो लाइसेंस मिलता है वो सेल्फ यूज करने के पर्पज के लिए मिलता है। एंड कोई भी लाइसेंस जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि दिस इज ट्रांसफरेबल, तब तक वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। तो योर ऑप्शन ए a license granted to a person cannot be transferred to another person is correct answer. Coming to question number 20, what is the time period for advance notice to conduct the audit at the premises of auditee? Auditee जिसका ऑडिट किया जाना है, ऑडिट रूल से ये क्वेश्चन आया है। ऑडिटी जिसका ऑडिट किया जाना है उसको कितने दिन का एडवांस नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से जाएगा? ऑप्शन ए नॉट लेस देन 7 days, ऑप्शन बी नॉट लेस देन 15 days, सी नॉट लेस देन 30 days, डी नॉट लेस देन 45 days। बी कहता है नॉट लेस देन 15 days। दिस इज योर करेक्ट आंसर एज पर ऑडिट रूल्स 2018। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, in how many days from the date of starting the audit at the premises audit has to be completed? कितने दिन में आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टार्टिंग डेट से? ये भी ऑडिट रूल से क्वेश्चन आया है। विद इन 10 days, विद इन 20 days, विद इन 30 days, विद इन 60 days। सी विद इन 30 days इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, which authority has been assigned the task of conducting examination of custom broker as per regulations of custom broker licensing regulations 2018? CBLR 2018 में कौन सी अथॉरिटी को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए डेजिग्नेट किया हुआ है? देखिए पहले जो आपका एग्जाम करवाता था, कस्टम ब्रोकर का एग्जाम जो करवाता था वो DGPM करवाता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अभी जो आपका एग्जाम करवाता है वो करवाता है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। ऑप्शंस देखते हैं, ए नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स नासिन, बी डायरेक्टर जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट DGPM, सी डायरेक्टर जनरल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट DG HRD एंड डी नन ऑफ एबव। अभी आपका जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वो नासिन करवा रहा है, इसलिए ए नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, what is the initial validity period of custom broker license granted under regulation 7 of custom broker licensing regulations 2018? जब ये एग्जाम हुआ था उस समय
आपके लाइसेंस की जो वैलिडिटी थी वो 10 इयर्स थी। अभी जो वैलिडिटी वाला क्लॉज है वो हटा दिया गया है, वो परपेचुअल है। आपकी लाइसेंस की वैलिडिटी जब तक आप सरेंडर ना कर दो या डीएक्टिवेट ना हो जाए तब तक वैलिड है आपका लाइसेंस। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से और प्रिवेलिंग रेगुलेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन के बेसिस पे इसका आंसर जो है वो है सी, 10 इयर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, which of the following categories of employees can be authorized by custom broker to sign the declaration of bills of entry and shipping bills? शिपिंग बिल ऑफ एंट्री पे साइन करने के लिए कस्टम ब्रोकर किसको ऑथराइज कर सकता है? देखिए, सीबीएलआर जो कहता है वो कहता है कि आपका एफ कैटेगरी का आइडेंटिटी कार्ड होल्डर और जी कार्ड कैटेगरी का आइडेंटिटी कार्ड होल्डर ही आपके शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री पे साइन कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ए ओनली एफ कार्ड होल्डर, बी ओनली एफ कार्ड एंड जी कार्ड होल्डर्स, सी ओनली जी कार्ड एंड एच कार्ड होल्डर्स, डी एफ कार्ड, जी कार्ड एंड एच कार्ड होल्डर्स। करेक्ट आंसर इज बी, ओनली एफ कार्ड एंड जी कार्ड होल्डर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, what is the maximum limit of penalty that can be imposed by Deputy Commissioner of Custom on a G card holder who contravenes any provisions of the Custom Broker Licensing Regulations 2018? CBLR 2018 में जी कार्ड वाले व्यक्ति पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स कितने की मैक्सिमम पेनल्टी लगा सकते हैं? तो प्रोविजन है 10,000 तक की पेनल्टी जी कार्ड होल्डर पे और 50,000 तक की पेनल्टी एफ कार्ड होल्डर पे लगाई जा सकती है एज पर सीवीएलआर। ऑप्शंस देखते हैं। ए 10,000 रुपीज, बी 20,000 रुपीज, सी 25,000 रुपीज, डी 50,000 रुपीज। ऑप्शन ए 10,000 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स in terms of possession of assets in value by a person who wants to apply for a custom broker license? कस्टम ब्रोकर लाइसेंस के एग्जाम में अपीयर होने के लिए कम से कम कितनी एसेट्स आपके पोजीशन में होनी चाहिए? तो ए कहता है नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज, बी कहता है नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज, सी कहता है नॉट लेस देन 50 लाख रुपीज, डी कहता है नॉट लेस देन 1 करोड़ रुपीज। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो उस समय आप 5 लाख रुपए की सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो इश्यूड बाय शेड्यूल्ड बैंक। तो आंसर इज नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज। ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, what is the appellate authority for a custom broker or F card holder who is aggrieved by an order passed by the commissioner of custom? कमिश्नर ऑफ कस्टम ने अगर एफ कार्ड होल्डर या कस्टम ब्रोकर के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास किया तो वो कहां अपील कर सकता है? ए है चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, बी 3 मेंबर कमेटी हेडेड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, सी कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको हम कहते हैं सी स्टेट, एंड डी हाई कोर्ट। देखिए, कमिश्नर अगर कोई ऑर्डर पास करते हैं उनके अगेंस्ट में अगर आपको अपील फाइल करनी है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में तो आप जाएंगे सी स्टेट में। तो ऑप्शन सी कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, इफ एनी इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन डैमेज्ड और हैड डिटेरियोरेटेड एट एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स इन इंडिया, किसी माल की अनलोडिंग हो रही थी उस समय डैमेज हो गया और डिटेरियोरेट हो गया। ये डैमेज और डिटेरियोरेट से आप इसको रिलेट कर पाएंगे सेक्शन 22 ऑफ कस्टम्स एक्ट से। क्या कहता है? ए कहता है एज द गुड्स आर ऑलरेडी इंपोर्टेड फुल कस्टम ड्यूटी नीड टू बी पेड बाय द इंपोर्टर, पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी क्योंकि माल तो इंपोर्ट हो चुका है। बी कहता है कस्टोडियन नीड्स टू पे द ड्यूटी फॉर डैमेज्ड पार्ट फॉर देयर नेग्लिजेंस, कस्टोडियन को ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि नेग्लिजेंस उसकी तरफ से है। सी कहता है इंपोर्टर विल गेट अबेटमेंट फॉर द कस्टम ड्यूटी ऑन द डैमेज्ड कंटेंट,
डैमेज्ड जितना कंटेंट होगा उस पे कस्टम ड्यूटी का अवेटमेंट मिलेगा इंपोर्टर को। ये कहता है ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज एज पर सेक्शन 22 ऑफ कस्टम्स एक्ट importer will get abatement for the custom duty on the damaged contents. This is your correct answer. C is your correct answer. Coming to question number 29. If bill of entry is presented before the granting of entry inward, the date for calculation of the rate of duty and tariff valuation will be, अगर प्रायर बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई, एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है, एंट्री इनवार्ड होने के पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई है, तो ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन के लिए किस डेट को कंसीडर किया जाएगा, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 29। एज पर सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट, जिस दिन एंट्री इनवार्ड्स मिलेगी उस डेट को प्रिवेलेंट कस्टम ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन आपके माल पे अप्लाई होगा। आंसर्स हैं ए डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स, बी है डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, सी डेट ऑफ फाइलिंग आईजीएम, डी नन ऑफ दीज। ए डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड एज पर सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, which of the following shipping bill is filed by exporter for exporting the goods for showcasing them in exhibitions? एग्जीबिशंस के लिए जो है एक्सपोर्ट अगर कोई एक्सपोर्टर करता है तो किस तरह का शिपिंग बिल उसको फाइल करना पड़ेगा। फर्स्ट ए इज शिपिंग बिल फॉर क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा, ड्यूटी फ्री शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा, एटीए कार्नेट शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज। देखिए एटीए कार्नेट जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और उसमें आपको वो एज ए माल का पासपोर्ट कंसीडर किया जाता है। उसमें हालांकि बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल की जगह डिक्लेरेशन फाइल होता है। तो आपको जो फाइल करना पड़ेगा वो एग्जीबिशन के लिए एटीए कार्नेट फाइल करना पड़ेगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपका सी जो ऑप्शंस है एटीए कार्नेट शिपिंग बिल is your correct answer. Coming to question number 31, if the import takes place through the custom houses of Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bangalore, the importer is free to select. देखिए ये एसबीबी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि रेगुलेट होता है आपके सर्कुलर 5/2016 से। ये प्रोसीजर्स में आता है बेसिकली। एक कहता है स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच ऑफ द कस्टम हाउस ऑफ इंपोर्ट और द वन विच इज मोस्ट प्रोक्सीमेट टू द कॉर्पोरेट ऑफिस। क्वेश्चन पूछता है कि आपको एसबीबी का आईआर निकलवाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकलवाने के लिए कहां अप्लाई करना पड़ेगा। आपके 5 सिटीज में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर में एसबीबी की ब्रांचेस हैं। आपको कहां अप्लाई करना पड़ेगा। ये कहता है स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच ऑफ द कस्टम हाउस ऑफ इंपोर्ट और द वन विच इज मोस्ट प्रोक्सीमेट टू द कॉर्पोरेट ऑफिस, जो कॉर्पोरेट ऑफिस के पास हो, या कस्टम हाउस ऑफ इंपोर्ट हो, इन दोनों में से कोई। बी कहता है एनी एसबीबी ऑफ हिज चॉइस, किसी भी एसबीबी ब्रांच में कर सकता है। सी कहता है इंपोर्टर हैज टू डू इट थ्रू द इंपोर्ट पोर्ट ओनली, इंपोर्ट पोर्ट के थ्रू ही केवल कर सकता है। डी कहता है इट वुड बी डिसाइडेड बाय ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर, ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर इसको डिसाइड करेगा, डी कहता है। देखिए आपका जो सर्कुलर है 5/2016 5/2016 वो कहता है कि जो भी आपके कॉर्पोरेट ऑफिस के मोस्ट प्रोक्सीमेट होगा उस स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच में आप अपना केस फाइल कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज ए स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच ऑफ द कस्टम हाउस ऑफ इंपोर्ट और द वन विच इज मोस्ट प्रोक्सीमेट टू द कॉर्पोरेट ऑफिस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, under rule 4 of export custom valuation rules the proper officer shall make certain adjustment in
एज पर कस्टम वैल्यूएशन रूल्स। देखिए कस्टम वैल्यूएशन रूल्स एक्सपोर्ट के लिए अलग से हैं, इंपोर्ट के लिए अलग हैं, और सीबीआर 2007 इनको कहते हैं। उसका रूल 4, उसमें आपको कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। डिफरेंस इन डेट्स ऑफ एक्सपोर्टेशन। देखिए जब आप वैल्यूएशन करोगे कंपैरिजन से, रूल 4 कहता है वैल्यूएशन बाय कंपैरिजन, तो कौन कौन से पैरामीटर्स पे आप एडजस्टमेंट्स करोगे। पहला कहता है डिफरेंस इन डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, डिफरेंट डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन। बी कहता है डिफरेंस इन कमर्शियल वैल्यू। सी डिफरेंस इन कंपोजिशन, क्वालिटी एंड डिजाइन बिटवीन द गुड्स टू बी असेस्ड एंड द गुड्स विद विच दे आर कंपेयर्ड। एंड डी कहता है ऑल ऑफ दीज। तो आपका एज पर रूल 4 ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो ऊपर दिए हुए हैं उन सभी पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे जो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, what is the time of conversion of foreign currency for the purpose of determining assessable value and tax liability in imports where the invoice is in foreign currency? What is the time of conversion of foreign currency? फॉरेन करेंसी के कन्वर्जन की डेट। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि ड्यूटी की लायबिलिटी की डेट एज पर सेक्शन 50 जो डिसाइड होती है वो होती है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई या जिस दिन इनवार्ड डेट लगी, विच एवर इज अर्लियर। अब एक्सचेंज रेट किस डेट की ली जाएगी। एक्सचेंज रेट के संबंध में कन्वर्जन के लिए सीबीआईसी टाइम टू टाइम अपनी रेट्स पब्लिश करता है। तो आपका ए कहता है एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस समय पीओ इशू हुआ, उस समय पे जो एक्सचेंज रेट प्रिवेल था उस पे ली जाएगी। बी एक्सचेंज रेट्स एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई उस दिन की उस दिन की एक्सचेंज रेट ली जाएगी। सी कहता है एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एज ऑन द डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, जिस दिन एंट्री इनवर्ड ग्रांट हुई उस दिन की ली जाएगी। डी कहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एज पर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट, एक्सचेंज रेट्स एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री ये कंसीडर की जाती है फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो योर करेक्ट आंसर इज बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34, in absence of actual freight and insurance charges, the percentage of FOB taken for purpose of computing the assessable value is। ये फिर से सीबीआर से क्वेश्चन है, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स से क्वेश्चन है कि अगर आपको एक्चुअल फ्रेट और इंश्योरेंस पता नहीं है तो एफओबी वैल्यू का कितना परसेंटेज आप फ्रेट, कितना परसेंटेज आप इंश्योरेंस का लोगे। तो फ्रेट का हम लेते हैं 20% और इंश्योरेंस का लेते हैं 1.125%। देखते हैं ऑप्शंस। ए फ्रेट इक्वल टू 18%, इंश्योरेंस इक्वल टू 1%, दिस इज नॉट करेक्ट। फ्रेट 20%, इंश्योरेंस 1.125%, दिस इज द करेक्ट आंसर। सी फ्रेट 20%, इंश्योरेंस 1%, डी फ्रेट 18%, इंश्योरेंस 1.5%। बी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, goods under project import are classifiable under which tariff heading? प्रोजेक्ट इंपोर्ट के लिए कौन सी हेडिंग का हम यूज करते हैं। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 9801 is the prescribed heading for project import. Options are 9801, respective heading of the goods being imported. C कहता है 9901 and D कहता है none of these. Your correct answer is A 9801. Coming to question number 36, iron scrap is classifiable under which of the following chapters? स्क्रैप जो होता है, इसमें क्वेश्चन है आयरन स्क्रैप किस एचएस कोड में, किस चैप्टर में क्लासिफिएबल है। जिस आइटम का स्क्रैप होता है उसी चैप्टर में जाता है। आयरन का स्क्रैप है इसलिए आयरन जो जाता है वो 73 में जाता है, स्क्रैप भी जाएगा आपका 73 में। ऑप्शंस देखते हैं। ए चैप्टर 73, बी चैप्टर 48, सी चैप्टर 59, डी चैप्टर 15। चैप्टर 73 इज योर करेक्ट आंसर।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन? किस माल का कॉन्फिस्केशन किया जाना चाहिए? 37 देखिए, ए स्टोर्स, बी गुड्स डिक्लेयर्ड इन द आईजीएम एंड बिल ऑफ एंट्री, सी प्रोहिबिटेड गुड्स थ्रू into Indian customs waters, and manifested goods stored at the bottom of a conveyance, D. अब देखिए, कॉन्फिस्केशन के लिए कंडीशंस दी हुई है सेक्शन 111 एंड 113 में। जब तक वो कंडीशंस में फॉल नहीं करता आपका आइटम, तब तक उसका कॉन्फिस्केशन नहीं किया जा सकता। स्टोर्स को कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टोर्स अलाउड है। गुड्स डिक्लेयर्ड इन द आईजीएम एंड बिल ऑफ एंट्री, जो माल आईजीएम में भी डिक्लेयर्ड है और बिल ऑफ एंट्री में भी डिक्लेयर्ड है और करेक्टली डिक्लेयर्ड है, उसका भी कॉन्फिस्केशन नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिटेड गुड्स ब्रॉट इनटू इंडियन कस्टम्स वाटर, इंडियन कस्टम्स वाटर, इंडिया की अथॉरिटी इंडियन कस्टम्स वाटर से स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई प्रोहिबिटेड गुड्स इंडियन कस्टम्स वाटर में लाया जाता है तो दैट इज लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। अगला देखते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्टोर्ड एट द बॉटम ऑफ ए कन्वेयंस, किसी कन्वेयंस के बॉटम में माल रखना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। तो और अगर वो मैन्युफैक्चर्ड है तो किसी भी तरह का कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी, प्रोहिबिटेड गुड्स ब्रॉट इनटू इंडियन कस्टम्स वाटर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38, which of the following is not to be referred for the purpose of classification in case of imported goods? क्लासिफिकेशन करते समय इनमें से किस आइटम को, किस चीज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा? चैप्टर नोट एंड कस्टम टैरिफ, चैप्टर नोट को ध्यान में रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा? तो चैप्टर नोट को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। सेक्शन नोट इन कस्टम टैरिफ, सेक्शन नोट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। HSN एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इनको भी हमेशा क्लासिफिकेशन जब भी होगा, जब भी हम HS कोड ढूंढेंगे, HSN कोड के एक्सप्लेनेटरी नोट्स को भी पढ़ेंगे। अगर कोई एम्बिग्युइटी होती है तो इनको रेफर करते हैं। डी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को HS कोड को ढूंढने में ध्यान में नहीं रखा जाता। इंपोर्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को देखा जाता है। तो योर करेक्ट आंसर इज 38 डी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is are the mandatory documents required for export of goods from India? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से? ये जो है आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दिया हुआ है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए एक्सपोर्ट परफॉर्म करने के लिए, इंपोर्ट के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए भी। तो बिल ऑफ लेडिंग ये मैंडेटरी है, कमर्शियल इनवॉइस भी मैंडेटरी है, शिपिंग बिल भी मैंडेटरी है। ऑल ऑफ दीज, योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी लिस्ट में आते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग सोशल सरचार्ज इज नॉट करेक्ट? सोशल सरचार्ज के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, इट इज लेवाइड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 110 ऑफ फाइनेंस एक्ट, ये फाइनेंस एक्ट 2018 में किस सेक्शन 110 में लेवी हुआ है? करेक्ट है। इट वुड बी कलेक्टेड ऑन द एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस एंड सेसेस अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। जितनी भी ड्यूटीज, जितने भी सेस, जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट में ही होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। These have to be collected in cash, not by debit in duty script। देखिए ड्यूटी स्क्रिप्ट से भी इसका पेमेंट हो जाता है सोशल सरचार्ज का, तो ये भी देखिए इसमें कुछ ड्यूटीज को इससे बाहर रखा हुआ है। तो सोशल सरचार्ज जो है वो कई बार कैश में भी आपको
पेमेंट करना होता है तो ये भी आपका करेक्ट है। These have to be collected in cash, not by debit and duty script. ड्यूटी स्क्रिप्ट में कई बार कुछ ड्यूटी स्क्रिप्ट में ये इसका पेमेंट नहीं किया जा सकता, इसको कैश में ही। अभी एक इसके लिए डिसीजन भी आया था, एंड डी नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट जो है, ये सारे तीनों जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। योर आंसर इज नन ऑफ दीज। डी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41, इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप कैन नॉट टेक प्लेस थ्रू विच पोर्ट? आईसीडी। किस आईसीडी या पोर्ट से स्क्रैप इंपोर्ट नहीं हो सकता? चेन्नई, मुंबई, लुधियाना, दिल्ली। तो देखिए इसके लिए पोर्ट डिसाइडेड है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है, उसमें दिल्ली जो है वो ऐसा पोर्ट है जिसमें स्क्रैप का इंपोर्ट नहीं हो सकता। जो करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर अमेंडमेंट? मेजर और माइनर अमेंडमेंट्स की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जो है कौन कौन से मेजर अमेंडमेंट हैं, कौन कौन से माइनर अमेंडमेंट्स हैं दिए हुए हैं। अब देखिए ये बात करता है कमोडिटी डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन ए, बी चेंजिंग इंपोर्टर्स एड्रेस ओनली, ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन सी करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, ऑप्शन डी कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू अनदर। मेजर अमेंडमेंट में आप मान लीजिए कोई कमोडिटी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो और उस कमोडिटी का डिस्क्रिप्शन जो कि एक मेजर चीज होती है वो अगर आप अमेंड करवाना चाहते हो तो दैट इज मेजर अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन ए कमोडिटी डिस्क्रिप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Coming to question number 43, prior bill of entry can be filed at any time up to how many days prior to the expected date of aircraft, vessel, vehicle carrying imported goods? प्रायर बिल ऑफ एंट्री कितने दिन पहले तक फाइल की जा सकती है? तो एज पर सेक्शन 46 प्रायर बिल ऑफ एंट्री 30 डेज प्रायर फाइल की जा सकती है। ऑप्शंस आर 60 days, B 30 days, C 15 days, D 90 days, B 30 days is your correct answer. Coming to question number 44, reversal of order of applying deductive rule 7 and computed method rule 8 in terms of valuation rule can be done. देखिए आपके वैल्यूएशन रूल्स CVR जो कहते हैं कि ये जो रूल्स हैं वो एज इट इज जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में अप्लाई होने चाहिए। अब उनको अगर रिवर्स ऑर्डर में, ये रूल 7 और रूल 8 की बात करता है, रिवर्स ऑर्डर में अगर उनको अप्लाई किया जाना है वो कैसे हो सकता है? ए देखिए, ए ऑप्शन कहता है सुओमोटो बाय इंपोर्टर, इंपोर्टर अपने आप कर सकता है। जब वैल्यूएशन रूल्स पिक्चर में आते हैं तब इंपोर्टर का कोई रोल नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसने सेल्फ डिक्लेरेशन किया हुआ होता है, सेल्फ असेसमेंट वो कर चुका होता है और वो सेल्फ असेसमेंट रिजेक्ट कर दिया गया होता है, तो इसलिए इंपोर्टर उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। बी कांट बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, इसमें है प्रोविजन। सी कहता है डिपार्टमेंट कैन रिवर्स इट सुओमोटो, डिपार्टमेंट अपने आप कर सकता है, तो डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता। देखिए दोनों का रोल फिक्स है उसमें, इंपोर्टर का भी और आपके डिपार्टमेंट का भी, ऑन रिक्वेस्ट बाय द इंपोर्टर आफ्टर अप्रूवल बाय प्रॉपर ऑफिसर। अगर इंपोर्टर कहता है कि कंप्यूटेड वैल्यू मेथड, हम आपको सारी कंप्यूटेशंस प्रोवाइड करवाते हैं, आप कंप्यूटेड वैल्यू मेथड यूज कर लीजिए डिडक्टिव वैल्यू मेथड की जगह। तो अगर रिक्वेस्ट करता है इंपोर्टर और प्रॉपर ऑफिसर उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है, मान लेता है, तभी रिवर्सल पॉसिबल होता है। तो योर करेक्ट आंसर इज डी, ऑन रिक्वेस्ट बाय द इंपोर्टर एंड अप्रूवल बाय द ऑफिसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45, the importer and supplier are considered deemed to be related if importer and supplier को
रिलेटेड मान लिया जाएगा अगर दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस, वो एक दूसरे के बिजनेस में पार्टनर्स हैं, तब बिल्कुल माना जाएगा। सीबीआर के रूल 2 में जो है डेफिनेशन में बताया है कि किन लोगों को रिलेटेड पार्टीज माना जाएगा, उसमें पार्टनर्स इन बिजनेस आते हैं। दे आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, ये भी रिलेटेड कैटेगरीज में है। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन, ये भी रिलेटेड कैटेगरीज में आते हैं। ये कहता है किन किन को माना जाएगा, तो ये सारे ऊपर जितने भी है एबीसी, ये सारे के सारे रिलेटेड कैटेगरीज में आते हैं, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 46, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ट्रांजैक्शन वैल्यू की कंप्यूटेशन के लिए इनमें से किस चीज को, किस आइटम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो उसमें है आपका कमीशन एंड ब्रोकरेज, इंजीनियरिंग, डिजाइन वर्क एंड वेसल डैमरेज। देखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू के कंप्यूटेशन के लिए वेसल डैमरेज को कैलकुलेशन में नहीं लेते, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज डी, वेसल डैमरेज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47, which of the following is not correct in respect of examination of goods। एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स के लिए क्या करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये देखिए, द इंपोर्टेड गुड्स कैन नॉट बी एग्जामिन्ड प्रायर टू असेसमेंट। इंपोर्टेड गुड्स असेसमेंट के पहले एग्जाम नहीं किया जा सकता। 2 देखिए, the imported goods interdicted by the RMS are required to be examined, correct है। goods are examined for the verification of description and declaration given in bill of entry। verification of declaration and description के लिए भी एग्जाम किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। samples are drawn in examination, एग्जामिनेशन में सैंपल्स ड्रॉ किए जाएंगे, ये भी करेक्ट है। अब इसमें इनकरेक्ट क्या है, इसमें इनकरेक्ट है कि द इंपोर्टेड गुड्स कैन नॉट बी एग्जामिन्ड प्रायर टू असेसमेंट। आप जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, अगर आपको कोई डाउट है, फाइलिंग के पहले आप रिक्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर ऑफिसर परमिट करेगा। आपके बिल ऑफ एंट्री या असेसमेंट के पहले ही, फाइलिंग के पहले या असेसमेंट के पहले भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है, इसलिए ये जो नॉट करेक्ट है वो है ए। thus your correct answer is option A, the imported goods cannot be examined prior to assessment। coming to question number 48, which of the following is purpose of advance ruling। advance ruling का पर्पस क्या है, to set right law, to provide certainty in advance to importer with respect to the questions raised। सी देखिए, टू प्रोवाइड सर्टेनिटी टू ऑल इंपोर्टर्स ऑन डिस्प्यूट इश्यूज, टू मेक एडवांस लॉस। देखिए ये लॉ सेट नहीं करता, ये इंटरप्रेट करता है। एडवांस रूलिंग का जो काम है वो इंटरप्रेट करना है। और इंपोर्ट करने से पहले अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वैल्यूएशन के रूल्स से रिलेटेड, ओरिजिन से रिलेटेड, तो आप एडवांस रूलिंग में जाके रूलिंग ले सकते हो। तो ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड सर्टेनिटी इन एडवांस टू इंपोर्टर विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस रेज्ड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज आर नॉट लेविएबल ऑन इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। कौन सी ड्यूटी इंपोर्ट्स पे नहीं लगेगी इंडिया में। फर्स्ट है सीजीएसटी, बी बेसिक कस्टम ड्यूटी, सी इंटीग्रेटेड टैक्स, डी कंपनसेशन सेस। देखिए इंपोर्ट के टाइम पे जो लगता है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी लगती है, कंपनसेशन सेस भी लगता है,
बट सीजीएसटी नहीं लगती, सिर्फ सीजीएसटी, ओनली सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, वो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती है, आईजीएसटी लगती है, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज ए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इफ द रीअसेसमेंट डन बाय द डिपार्टमेंट इज कॉन्ट्रेरी टू द सेल्फ असेसमेंट डन बाय द इंपोर्टर? तब क्या होगा जब रीअसेसमेंट डिपार्टमेंट ने किया, वो इंपोर्टर के असेसमेंट से, सेल्फ असेसमेंट से डिफर करता है, उसके कॉन्ट्रेरी है। ए, सेल्फ असेसमेंट डन बाय द इंपोर्टर शैल प्रिवेल, इंपोर्टर का सेल्फ असेसमेंट प्रिवेल करेगा। बी, रीअसेसमेंट डन बाय द डिपार्टमेंट शैल प्रिवेल, जो रीअसेसमेंट किया है डिपार्टमेंट ने वो प्रिवेल किया है, करेगा। सी, ईदर द इंपोर्टर हैज टू एक्सेप्ट द रीअसेसमेंट इन राइटिंग और द डिपार्टमेंट हैज टू इश्यू स्पीकिंग ऑर्डर विद इन 15 डेज ऑफ रीअसेसमेंट। या तो इंपोर्टर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा रीअसेसमेंट, या डिपार्टमेंट को स्पीकिंग ऑर्डर 15 दिवस के अंदर इश्यू करने पड़ेंगे। एंड डी, नन ऑफ दिस। तो देखिए, अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है तो या तो इंपोर्टर एक्सेप्ट कर लेगा रीअसेसमेंट को, और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो डिपार्टमेंट को स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। योर करेक्ट आंसर इज सी। तो इस तरह से हमने एनालाइज किया फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ सीबीएलआर 2021 रूल 6 एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।